नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे पुरानी आयकर व्यवस्था और नई आयकर व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन। दो प्रकार की आयकर व्यवस्था चल रही है, पुरानी आयकर व्यवस्था और नई आयकर व्यवस्था। दोनों प्रकार की जो व्यवस्था है उनमें हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि पुरानी आयकर व्यवस्था में अगर हम टैक्स की गणना करते हैं तो कितना टैक्स देना होगा, और नई आयकर व्यवस्था के अंतर्गत गणना करते हैं तो कितना टैक्स आपको देना होगा। दोनों प्रकार के जो व्यवस्था है उसमें हम टैक्स की गणना करेंगे और बताएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी ये कंटेंट वीडियो, जिसमें आप नई और पुरानी आयकर व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन जानेंगे। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें ताकि उनको अपडेट मिलता रहे, क्योंकि बजट 2023-24 प्रस्तुत किया जा चुका है और आज हम टैक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि टैक्स जो है वो किस प्रकार से आप पर ये दो प्रकार की जो व्यवस्था है उसमें लगाया जाता है। नई बनाम पुरानी आयकर व्यवस्था के लिए आयकर की जो दरें हैं पहले उसका अध्ययन कर लें। तो पुरानी जो आयकर व्यवस्था है उसमें 2,50,000 रुपये तक की जो आय थी वो टैक्स फ्री थी, यानी उस पर आयकर की जो दर है वो शून्य है। और 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से ऊपर अगर आपकी आय है तो 30% की दर से आपसे टैक्स लिया जाता है। अब जो नई आयकर व्यवस्था प्रस्तावित की गई है उसमें 3 लाख रुपए की जो आय है उसको टैक्स फ्री कर दिया गया है, यानी 3 लाख रुपए तक की आय पर आपको कोई टैक्स नहीं चुकाना होता है। वैसे 7 लाख रुपए की जो आय है वो टैक्स फ्री है। 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 6 से 9 10%, और 9 से 12 15%, और 12 से 15 20%। और अगर आपकी आय 15 लाख है तो आपकी रेट रहेगी 30%। तो ये आपका दो प्रकार की जो कर व्यवस्था है उसमें आपका अलग अलग जो दरें हैं उनका मैंने आपको डिटेल में बताया है। इनको आपको ध्यान में रखना है, जो जब हम गणना करेंगे तब आपको इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए, आयकर की गणना को हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पुरानी और नई कर व्यवस्था। पुरानी कर व्यवस्था और नई कर व्यवस्था। वार्षिक आय, एनुअल इनकम जो आपकी है वो हमने मानी है 40 लाख रुपए आपकी एनुअल इनकम है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन, मानक जो कटौती है वो 50,000 रुपये की होती है। वो पुरानी व्यवस्था में भी है और नई व्यवस्था में मानक कटौती लागू कर दी गई है, प्रस्तावित कर दी गई है। तो 50,000 रुपये की वो कटौती आपको इसमें मिलेगी। इसके बाद में धारा 80C, जिसमें EPF है, LIC है, ट्यूशन फीस है आदि का जो कंट्रीब्यूशन है, जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है उसको 1.5 लाख रुपए तक की छूट आपको इसमें मिलती है। नई कर व्यवस्था में इसके संबंध में कोई छूट आपको नहीं दी जाएगी। इसके बाद में आगे चलते हैं। मकान किराए भत्ते की छूट आपको मिलती है पुरानी कर व्यवस्था में। तो मान लिया है कि 50,000 रुपये की छूट आपको इसमें मिली है। नई कर व्यवस्था में आपको कोई छूट इसमें नहीं मिलेगी। स्वास्थ्य बीमा स्वयं और जीवन साथी, माता पिता यदि वरिष्ठ है तो 25,000 तो आपके स्वयं की हो गई और 50,000 की हो गई आपके
माता पिता की यदि वो वरिष्ठ नागरिक है। लेकिन नई कर व्यवस्था में इसके संबंध में कोई छूट आपको नहीं मिलेगी। यात्रा भत्ता छोड़ दे 25,000 रुपये, नई व्यवस्था में कोई छूट नहीं मिलेगी। नई पेंशन योजना ATCCDIB में इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं 30,000 का किया है, लेकिन नई व्यवस्था में छूट आपको नहीं मिलेगी। ये आपकी 30,000 है, लेकिन नई व्यवस्था में छूट नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार हम गणना करते हैं कि तो कुल कटौती आपकी 3,80,000। कुल कटौती कितनी हो गई? 3,80,000 की आपकी कुल कटौती हो गई है। एक बार इसमें आप चेक भी कर सकते हैं। 50,000 मानक कटौती, 1.5 लाख रुपए की ATC की छूट आपकी, और 50,000 रुपये की मकान किराया भत्ता, और स्वास्थ्य बीमा 25 और 50 75,000 की यात्रा भत्ता छोड़ दें 25,000। नई पेंशन स्कीम में योजना में इन्वेस्टमेंट 30,000 का मान लेते हैं। तो कुल कटौती और छूट 3,80,000 रुपये। नई व्यवस्था में आपको छूट एक ही मिलेगी, वो 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड एडिशन की छूट आपको इसमें मिलेगी। तो उसको अगर हम कम कर देंगे तो पुरानी व्यवस्था में 36,20,000 रुपये आपकी नेट इनकम आ जाएगी, और वो हो जाएगी 39,50,000 रुपये आय कुल कटौती और छूट घटाने के बाद। अब हम इस पर कर की गणना करेंगे। किस प्रकार से करेंगे? ये देखिए, ये हमने पुरानी जो व्यवस्था है उसके अनुसार टैक्स की गणना की है। देखिए, 2.5 लाख रुपए तक तो 0% है, तो टैक्स 0 हो गया। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5% है, 12,500 रुपये। 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक की जो आय है उस पर 20%, 50,000 रुपये हो गया। 7.5 से 10 लाख तक भी 20 ही है, तो 50,000 हो गया। और 10 लाख से ज़्यादा अगर इनकम आपकी है तो 30% की दर से आपका टैक्स इस पर लगेगा। तो 10 लाख से 12.5 लाख 30% 75,000, 12.5 से 15 लाख 30% 75,000, और 15 लाख और उससे ऊपर आपकी इनकम है उस पर 30%। तो जितना आपका रिमेनिंग जो शेष रहेगा उस पर 30% की दर से टैक्स लगेगा। तो आपकी जो टोटल इनकम थी वो थी, अभी आपको बता देते हैं, 36,20,000 रुपये। 36,20,000 की जो आय है उस पर गणना करते हैं तो 6,36,000 15 लाख या उससे ऊपर पर टैक्स की गणना आपकी हो जाएगी। तो कुल टैक्स जो आपका बनेगा 8,98,500 रुपये। एक बात का ध्यान और रखना है कि उच्च शिक्षा उपकर 4% है, वो 8,98,500 का होगा 35,940। तो कुल देय कर होगा 9,34,440। ये पुरानी जो व्यवस्था है उसके अनुसार आपको 40 लाख की इनकम है, और इन्वेस्टमेंट जो मैंने बताया था, अनुमानित मैंने इसको बताया था, वो अगर आपके पास है तो 9,34,440 रुपये आपको टैक्स के चुकाने होंगे। ये आपकी हो गई। अब करते हैं नई जो व्यवस्था प्रस्तावित की गई है, जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए और असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, अगली वर्ष के लिए ये योजना आपके टैक्स की गणना में काम आएगी। तो 0 से 3 0%, कोई टैक्स नहीं है। 3 से 6 5%, 15,000। 6 से 9 30,000। 9 से 12 15,000। 12 से 15 20% रेट आपकी 60,000 रुपये, और 15 लाख से अगर ऊपर आपकी इनकम है तो आपका 30% की दर से आपसे टैक्स इसमें लिया जाएगा। टोटल टैक्स होगा 8,85,000, और 4% उपकर आपका इसमें है 35,400 रुपये। टोटल 9,20,400। नई व्यवस्था के अनुसार आपका 9,20,400 रुपये होगा 40 लाख रुपए पर, और पुरानी व्यवस्था के अनुसार आपका होगा टैक्स जो होगा वो होगा
9,34,440 और ये आपका हो गया 9,20,400। तो नई व्यवस्था में आपका कर है वो इसमें कम लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि नई व्यवस्था आपके लिए बेहतर है। पुरानी व्यवस्था की बजाय नई व्यवस्था का विकल्प चुनने पर करों में 14,040 की कमी आएगी। अगर आपकी इनकम 40 लाख रुपए है तो कितनी कमी आएगी? 14,040 की आपकी कर की जो गणना करते हैं उसमें बचत होगी। निष्कर्ष रूप से अगर हम बात करें तो नई और पुरानी दोनों इनकम टैक्स स्लैब के फायदे और नुकसान हैं। पीपीएफ, ईएल, एसएस और मेडिक्लेम जैसे पूर्व कर व्यवस्था के तहत उपलब्ध विभिन्न प्रकार की कटौती और छूट के कारण करदाता के पास निवेश के बहुत से विकल्प थे। नई व्यवस्था जो है उसमें नए निवेशकों और व्यक्तियों के अनुरूप है जिनमें हाल ही ने अपना करियर शुरू किया है, क्योंकि उनकी आय हाल ही में शुरू हुई है। कौन सा विकल्प चुनना चाहिए? तो देखिए, नतीजा ये है कि पुरानी और नई कर व्यवस्था का निर्धारण करने का एकमात्र तरीका जो आपके लिए बेहतर है, वास्तविक देय कर का निर्धारण करने के लिए दोनों व्यवस्थाओं में अपनी आय दर्ज करना है। दोनों का आय दर्ज करके आप कैलकुलेशन कर लीजिए। जिस व्यवस्था में आपका फायदा हो आप उसी व्यवस्था को चयन कीजिए। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube सब्सक्राइबर का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।